हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के द्वारा वर्ष 2017 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और यह जो है आपके परीक्षा को निस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त सवाल है। इसमें काफ़ी अच्छे सवाल लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके साथ बेल घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। तो चलिए हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल है आपका, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर के अगर प्रतिरोध की हम बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य प्रतिरोध होता है, मनुष्य के शरीर का जो सामान्य प्रतिरोध होता है वह हो जाता है लगभग 10,000 ओम। मनुष्य के शरीर का सामान्य प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। और जब हमारा शरीर भींगा हुआ रहता है, याद रखिएगा कि जब हमारा शरीर दोस्तों भींगा हुआ रहता है तब इसका प्रतिरोध जो है 1,000 ओम के आसपास हो जाता है। यानी कि जब हमारा शरीर भींगा हुआ रहे तो हमारे शरीर का प्रतिरोध लगभग 100 गुना कम हो जाता है, यानी कि 100 गुना हमारे शरीर का प्रतिरोध घट जाता है। इसे भी आप याद रखें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सभी सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और सभी प्रश्नों को आप नोट जरूर करते जाएं। दूसरा सवाल है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर अधिकतम दूरी की बात की जाए, अगर हम अधिकतम दूरी की बात करते हैं तो स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि अनंत मानी जाती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसे भी आप जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है। तो देखिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और इसका जो मुख्य अवयव होता है उसमें मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला होता है एथेन, दूसरा होता है प्रोपेन और तीसरा होता है ब्यूटेन, ठीक है। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं जिसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर हम एथेन के सूत्र की बात करें तो एथेन का सूत्र होता है C2H6, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र हो जाता है आपका C4H10। तो ये ब्यूटेन का सूत्र होता है और इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो सबसे अधिक मात्रा एलपीजी में ब्यूटेन की होती है। अब एलपीजी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। देखिए एलपीजी का जो उपयोग होता है हम लोग अपने घरों में, तो हमारा जो घर होता है घरों में हम लोग खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग करते हैं। इसमें एक और सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का जो सिलेंडर होता है इसके सिलेंडर में जो है, सिलेंडर में ऐसा कौन सा चीज़ मिला दिया जाता है जिसके कारण यह गंध करता है। तो देखिए एलपीजी जो होता है ये पूरी तरह से गंधहीन होता है, इसे आप याद रखिएगा। एलपीजी पूरी तरह से गंधहीन होता है, इसका कोई गंध नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखें, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो एलपीजी गंध जो करता है तो गंध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा गंध करने के लिए उसमें मिलाया जाता है C2H5SH, ये यौगिक मिलाया जाता है, C2H5SH मिलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, C2H5SH मिलाया जाता है और इसका नाम है गाइज, इसका नाम है एथिल मरकैप्टन। इसका नाम हो जाता है एथिल मरकैप्टन, ठीक है। तो एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है एलपीजी में जिसके कारण वो गंध करता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आपको आवेश का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो देखिए आवेश का जो है एसआई मात्रक होता है ये कूलम्ब हो जाता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और इसको हम C से सूचित करते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है,
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता की अगर हम बात करें तो लेंस की क्षमता सबसे पहले कहते किसको हैं। तो देखिए लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है, यानी कि P बराबर होता है सूत्र 1/f, यानी लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक हो जाता है, देखिए ये फोकस दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। इसको आप m इनवर्स यानी m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। इसको आप 1 m⁻⁻1 या m इनवर्स भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसी को d फॉर डायोप्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, और ये एक डायोप्टर कितना के बराबर होगा, एक डायोप्टर कितने के बराबर होगा, तो आप याद रखिएगा एक डायोप्टर जो होगा 1 मीटर इनवर्स के बराबर होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो वीडियो में आप अंतिम तक जरूर बने, ये सभी सवाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये किसी भी आपके एग्ज़ाम को निस्तेनाबूद करने के लिए पर्याप्त है, और ख़ास करके बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को निस्तेनाबूद करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आप इसको पूरा ज़रूर देखते जाएँ, और साथ में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं उसको आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें। इतना काम आप ज़रूर कर लें, आपका एग्ज़ाम जो है वो पूरा का पूरा धुआं हो जाएगा और आप सभी सवालों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अंतिम तक बस देखते जाएं। देखिए आपका सवाल है, खाद्य सामग्रियों में विकृत गंधिता कैसे होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी खाद्य सामग्री होती है, यानी कि खाने वाले जो सामान होते हैं उसमें विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जो भी खाने वाले चीज़ें होते हैं, तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी खाने वाले चीज़ होते हैं वो खराब कैसे हो जाते हैं, उसका खराब होने का क्या कारण होता है। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि खाने वाला जो सामान है वो क्या हो जाए, वो गंध करने लगे। तो गंध करने का मुख्य कारण क्या होता है, तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। सड़ता कैसे है, तो वो हो जाता है ऑक्सीकृत, जब वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो खाद्य सामग्री में विकृत गंधिता कैसे होती है, तो विकृत गंधिता का मुख्य कारण होता है कि वो हो जाता है ऑक्सीकृत, यानी कि जो खाद्य सामग्री होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण वो खराब हो जाते हैं और वो गंध करने लगते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का डैश होता है। देखिए तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं परमाणु संख्या के। और इसके विषय में सबसे पहले किसने बताया था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताने वाले थे हमारे वैज्ञानिक मोसले साहब। किसने बताया था, मोसले ने बताया था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। साथ ही साथ आप एक और बात याद रखिएगा, अगर आप को यहाँ पे दे दे परमाणु संख्या की जगह आपको दे दे कि यहाँ पे द्रव्यमान, कि तत्वों का गुणधर्म उसके द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, इसके विषय में सबसे पहले किसने कहा था, तो इसके बारे में बताए थे हमारे वैज्ञानिक थे मेंडलीव साहब। ठीक है, और मेंडलीव साहब ने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में परमाणु संख्या ही जो होते हैं वो परमाणु किसी भी तत्व के गुणधर्म के लिए बेस्ट माने जाते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 8, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। तो देखिए कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन के मुख्य रूप से तो 2 अपर रूप हैं, एक हो जाता है हीरा और दूसरा हो जाता है ग्रेफाइट। तो यही दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मुख्य यही अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का मुख्य अपर रूप है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि कार्बन के कितने 2 अपर रूप होते हैं। इसके अलावे भी और भी अपर रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एग्जाम में सवाल दिया जाएगा तो उसमें आपको 2 ही बताना है, 2 से ज़्यादा आपको नहीं बताना है। ठीक है, इसके अलावे भी आप इसके अपर रूप होते हैं, जैसे होता है इसका कोक हो जाता है, कोयला होता है, बकमिस्टन फुलेरिन हो जाता है, C60 होता है। ये सभी के सभी कार्बन के ही अपर रूप हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बताना है कि कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, जिसमें पहला होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है,
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। नेक्स्ट सवाल है, धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए धोने का सोडा जो होता है, धोबन सोडा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग कपड़ा खींचने में करते हैं, इसका सूत्र हो जाता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यानी कि जो धोवन सोडा होता है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है। अब इसे देखिए, आपसे एक और सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि जो धोवन सोडा होता है, ठीक है, जो भी धोवन सोडा होता है उसमें जल के कितने अणु होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जल के कितने अणु हैं, जल के 2 अणु हैं, ठीक है। यहाँ से एक और सवाल आपसे बन सकता है। आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि खाबर सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। खाबर सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए खाबर सोडा को ही कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा, खाबर सोडा और कास्टिक सोडा दोनों के दोनों एक होते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाता है NaHCO3 और इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं। और धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र था Na2CO3, क्या था, Na2CO3 था, और उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। कभी कभी उस आपको क्या करता है, रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका धोने का सोडा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है कि आपको इस क्या करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित करने के लिए होता क्या है, इसमें हम दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को, सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए आप क्या कीजिए, आराम से, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, Fe में 3 लगा दीजिए और H2O जो है इसमें 4 लगा दीजिए और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें आप 4 लगा दीजिए। तो ये समीकरण आपका पूरी तरह से संतुलित हो जाता है और इसमें सभी के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इसे आप घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि सजीव की जीवित इकाई क्या है। तो देखिए सजीव की जो जीवित इकाई होती है, मुख्य रूप से सजीव की इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक है। सजीव की जो भी सजीव की इकाई होती है शरीर की, वो क्या होती है, तो कोशिका होती है और कोशिका को ही शरीर की जीवित इकाई कहा जाता है। तो शरीर की जीवित इकाई क्या हो जाती है, कोशिका हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव हृदय कितने कोष्ठों में विभक्त होता है। देखिए कोष्ठ जो है या इसी को व्यस्म भी बोला जाता है, आप याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं, व्यस्म भी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मानव हृदय की, तो मानव का जो हृदय होता है, मानव के हृदय में कुल कितने व्यस्म होते हैं, तो 4 व्यस्म होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं मछली की, तो मछली के हृदय में कुल मिलाकर के 3 व्यस्म पाए जाते हैं, ठीक है। मछली के हृदय में कुल कितने व्यस्म होते हैं, 3 व्यस्म होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है। तो देखिए डेंगू रोग जो होता है, डेंगू रोग किससे होता है, तो ये डेंगू मच्छर के काटने से होता है। डेंगू रोग जो होता है ये किससे, तो डेंगू मच्छर के काटने से हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डेंगू मच्छर जो होता है ये कैसे पानी में पनपता है, तो देखिए डेंगू मच्छर की अगर हम बात करते हैं, तो डेंगू मच्छर जो होते हैं ये कैसे पानी में पनपते हैं, तो जो साफ जल होते हैं, ठीक है, जो भी साफ जल होते हैं, साफ जल में कौन से मच्छर पनपते हैं, तो डेंगू मच्छर पनपते हैं। और अगर बात की जाए कि घरेलू मच्छर की, देखिए घरेलू मच्छर जो होते हैं वो घरेलू मच्छर पनपते हैं गंदे जल में, ठीक है। घरेलू मच्छर किस जल में पनपते हैं, तो घरेलू मच्छर जो होते हैं वो गंदे जल में पनपते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो डेंगू मच्छर होते हैं वो कैसे जल में, साफ जल में पनपते हैं, ठीक है। साफ जल जब काफ़ी लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होते हैं, डेंगू मच्छर पनपने लगते हैं। अब देखिए आपके सवाल का जवाब हम दे देते हैं। सवाल था आपका कि डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी होने लगती है। देखिए हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड में क्या पाया जाता है, तो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। और डेंगू रोग जब हो जाता है तो शरीर में प्लाज्मा की कमी होने लगती है। और शरीर में प्लाज्मा की कमी होने के कारण ही क्या होता है कि हमारे शरीर में वीकनेस आ जाता है। हमारे शरीर में क्या होता है,
तो वीकनेस आ जाता है और हम बहुत ही थका हुआ यानी कि थकान महसूस करते हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए कि शरीर में कितने प्लाज्मा की कमी हो जाने से हमारी मृत्यु हो सकती है, तो याद रखिएगा, अगर हमारे शरीर में 50,000 प्रति ml में 50,000 से कम अगर प्लाज्मा हो जाए तो हमारा मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए एटीपी की बात की जाए तो एटीपी का पूरा नाम हो जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम हो जाता है। अब देखिए एटीपी के विषय में हम कुछ और बातें आपको याद दिला देते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, एडिनोसाइन ADENOSINE TRI ट्राई PHOS इस को आप याद रखिएगा। ये आपको स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए एटीपी की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बनता है, हमारे शरीर में क्या होता है, तो जो भी ऊर्जा बनता है वो बिल्कुल किस रूप में बनता है, तो एटीपी के रूप में बनता है। अब हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता कौन है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। हमारे शरीर में ऊर्जा कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हमारे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का पावर हाउस या फिर कोशिका का पावर हाउस कैसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और कोशिका जो होता है एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से कितना एटीपी ऊर्जा बनाता है, ये भी आपसे पूछ लेता है। तो आप याद रखिएगा कि एक अणु ग्लूकोज के टूटने से हमारे शरीर में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अगले सवाल को देखें। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो देखिए पौधों में अगर हम गैसों के विनिमय की बात की जाए तो पौधों में पाए जाते हैं ढेर सारे रंध्र या फिर वातरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है। रंध्र या फिर वातरंध्र पाए जाते हैं और इसी वातरंध्रों के द्वारा क्या होता है, पौधों में गैसों का विनिमय या फिर आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है। इसी रंध्र या वातरंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा की जगह अगर आपसे पूछ लेता कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान और विनिमय ये जो है किस विधि के द्वारा होता है या किस क्रिया के द्वारा होता है, अगर यहाँ पे आपसे क्रिया दे देता तो वो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए विधि दे दिया जाता, ठीक है, तो किस विधि के द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय या आदान प्रदान होता है, तो आप याद रखिएगा किस विधि के द्वारा होता है, तो विसरण विधि यानी कि विसरण क्रिया के द्वारा पौधों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान या फिर गैसों का विनिमय होते रहता है। ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 15 को हम देख लेते हैं। और देखिए ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और इसको हम 2 वीडियो में डिवाइड कर देंगे, जिसमें आपको पहले वीडियो में जो है सो कुल मिलाकर के 20 सवाल को करवा देते हैं और उसके बाद बाकी कुल मिलाकर के इसमें हम कुल मिलाकर के 45 सवाल को लिए हैं। और ये सभी के सभी जो हैं सो वर्ष 2017 में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है। और सभी के सभी आपके लिए मोस्ट VVI प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। तो आप इसको पूरा जरूर कर लीजिएगा और इसको हम 2 वीडियो में डिवाइड कर देंगे ताकि आपको भी देखने में आसानी होगा। तो इसमें हम आपको कुल 20 सवाल को करवा देते हैं और बाकी 25 सवाल जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, तो उसको भी आप पूरा जरूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे और आगे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो को लाते रहें और आपका मनोबल बढ़ता रहे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो इसको तो हम कर चुके हैं कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 16, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल हो जाता है आपके लिए। मोटर गाड़ी चालक जो होते हैं उसमें साइड में जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। तो साइड में कौन सा मिरर उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि सैलून जो होता है तो सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या फिर दांत रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। या फिर सैलून में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो
अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। 17 में पूछ रहा है आपसे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। दोनों आपके लिए काफ़ी अच्छा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसे आप माइंड में ज़रूर याद रखिएगा और अगर हो सके तो आप अपने कॉपी में भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि ऊर्जा का जो है ये व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक हो जाता है किलोवाट घंटा। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाता है, किलोवाट घंटा जो होता है ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक हो जाता है। यानी कि kWh किलोवाट घंटा क्या होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। तो ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद जरूर रखें। और अगर आपसे इसमें एक और सवाल पूछ लें कि 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। देखिए इसमें एक सवाल और आपसे पूछ देता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या हो जाता है 1000, किलो का मतलब होता है क्या 1000। तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, और वाट किसका मात्रक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। वाट को देख करके कभी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि वो शक्ति का मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा, तो ऊर्जा का मात्रक होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फंसते हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। देखिए सवाल नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। देखिए एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वो हो जाता है ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर हो जाता है इम्यूनो, आई फॉर हो जाता है इम्यूनो, डी फॉर होता है डेफिशिएंसी और एस फॉर होता है सिंड्रोम। तो एड्स का पूरा नाम हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम हो जाता है। इसका स्पेलिंग आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। इस एग्ज़ाम में जब भी आपको देगा ऑप्शन लेकर के, तो उसमें आपको स्पेलिंग जो है सो वो थोड़ा सा अलग करके लेके देता है, तो इसमें आपको फंसना नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें कि एड्स जो होता है, एड्स किस वायरस के कारण होता है। अगर हम वायरस की बात करें, एड्स जो होता है ये एक वायरस संचारित रोग है, यानी कि विषाणु संचारित रोग हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि एड्स किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण या फिर विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो एड्स जो होता है ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। अब अगर हम बात करें तो इसका वायरस होता कौन है, किस वायरस के कारण होता है। देखिए एड्स जो होता है ये HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म हो जाता है, HIV जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी और V फॉर होता है वायरस। ठीक है, तो ये HIV का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और कि एड्स जो होता है, एड्स होने का मुख्य कारण क्या होता है, यानी कि एड्स का संचार एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे होता है। तो देखिए इसके 2 मुख्य कारण होता है। एक तो होता है कि ब्लड जो होते हैं, अगर ब्लड एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो फिर भी हो जाता है, यानी कि ब्लड से जो होता है एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। और इसका दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण होता है, देखिए एड्स जो होते हैं, एड्स होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि अगर एक व्यक्ति का ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो लोगों को एड्स हो सकता है। और दूसरा कारण होता है लैंगिक संबंध, यानी कि लैंगिक संबंध बनाने से भी एड्स होने की संभावना बनी रहती है। तो 2 मुख्य कारण होते हैं एड्स होने के। तो चलिए अगले सवाल और हम अंतिम सवाल को देखते हैं, इस वीडियो के अंतिम सवाल को देखते हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए अपसारी की अगर हम बात करें तो अपसारी लेंस जो है ये अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस जो होता है वो सभी प्रकाश के किरण को फैलाने का काम करता है। तो जो फैलाने का काम करता है प्रकाश को,
वो अपसारी लेंस कहलाते हैं। और अगर हम बात करें अभिसारी लेंस की, अभिसारी लेंस की अगर हम बात करते हैं तो अभिसारी लेंस क्या करता है, ये सभी प्रकाश के किरण को एक जगह लाने का काम करता है। और एक जगह लाने का काम कौन सा लेंस करता है, तो एक जगह लाने का काम करता है उत्तल लेंस। ठीक है, प्रकाश के सभी किरणों को एक जगह लाने का काम कौन करता है, तो उत्तल लेंस करता है। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अपसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो अपसारी लेंस हम लोग कहते हैं अवतल लेंस को, और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी लेंस जो है हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकाश के किरणों को एक जगह लाने का काम करता है। चलिए, तो इसी प्रश्न के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।